नमस्कार। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूँ खबरें विद न्यूज हार्ट लेकर। खबरें विद न्यूज हार्ट में आज बात होगी ललन सिंह की। उसके बाद बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ही गठबंधन दल के मंत्री मुख्यमंत्री को सीधे सीधे कहिए सरकार के वो अभिन्न हिस्सा हैं और मुख्यमंत्री को उन्होंने घेर लिया। किस मुद्दे पे घेरा, क्यों घेरा, क्या है पूरा मामला, उसके बारे में बताएंगे। और बताएंगे जनगणना की जो तिथि है वो आ गई है, बिहार में कब होगी, इसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। खबर में बने रहिएगा। और इन सब चीज पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए घटक दल के हिस्सा हैं, सरकार में उन्होंने नीतीश कुमार को घेर लिया। क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला है सीतामढ़ी के एक जो है शहीद रामफल मंडल का। इस पर जो है केंद्र सरकार से जो डॉक्टर विभाग से टिकट जारी हो गया, डाक टिकट है ना। मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया इस विभाग के केंद्र में, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया उनको, और मई में इसका लोकार्पण होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा को ने यह जानकारी पटना में मीडिया को दी और उनके जो है पार्टी के पदाधिकारी और प्रवक्ता फजल इमाम ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पर राजी हो गया है और उनका जीवनी तीवनी सब बताया। रामफल मंडल का सीतामढ़ी के रहने वाले थे, तो उस पर जो है डाक टिकट जारी होगा। बहुत दिनों से मांग कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा कि डाक टिकट जारी किया जाए, है ना। बाजपट्टी क्षेत्र के हैं सीतामढ़ी के, रामफल मंडल थे। तो इसमें भी सियासत उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ी जाति की राजनीति करते हैं। रामफल मंडल भी उसी समाज से आते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने भी इसको जो है बिहार के परिप्रेक्ष्य में भाजपा के जो इसको कैश करने की कोशिश की है सियासी। ये तो अब हो जाएगा, लगभग तय है। अब इसकी तिथि तो घोषित लगभग हो गई है। अब इसका कार्यक्रम कहाँ होगा, इस पर जो है अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ। इसका कार्यक्रम या तो सीतामढ़ी में होगा, क्योंकि सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, या पटना में पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जो है घोषणा करेंगे केंद्रीय मंत्री, उसे डाक टिकट जारी करेंगे केंद्रीय मंत्री। तो ये सब कार्यक्रम के इसके अलावा उन्होंने जो है आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इसी बहाने घेर लिया, है ना। घेरा इस परिप्रेक्ष्य में है कि सीतामढ़ी में जो प्रस्तावित है, जो खुलने जा रहा है मेडिकल कॉलेज, उसका नामकरण जो है शहीद रामफल मंडल के नाम पर किया जाए। अब इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फंस गए। वो पिछड़ा नेता आते हैं, शहीद हैं, और 14 कम उम्र में ही हुआ जो है स्वतंत्रता सेनानी हो गए थे, और इसलिए उन पर फोकस बहुत दिनों से डाल रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। अब नीतीश कुमार को भी उस घेरे में ले लिए, है ना, कि अब इनके नाम पर जो है सीतामढ़ी में जो खुलने जा रहा है प्रस्तावित है मेडिकल कॉलेज, उसका नामकरण कर दिया जाए। उन्होंने इस पर उम्मीद भी जताई कि नीतीश कुमार इस पर गौर फरमाएंगे और यह उनकी इस मांग को वह पूरा करेंगे। मतलब उपेंद्र कुशवाहा मतलब जो जाने जाते हैं जिस रूप में अपनी मांग रखने को लेकर और नेताओं को मतलब फंसाने को लेकर, दबाव बनाने को लेकर, दबाव बनाने उसमें वो सफल हो गए। एक तरफ केंद्र से तो केंद्र की तो वाहवाही उन्होंने कर दी, बिल्कुल, है ना, केंद्र सरकार की, और जो मंत्री हैं डॉक्टर विभाग के ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी भी बड़ाई कर दी है। दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी से ऐसी मांग कर दी है कि मेडिकल कॉलेज जो वहां प्रस्तावित है उसको लेकर के शहीद रामफल मंडल के नाम पर उसका नामकरण किया जाए। तो उसमें मामला कहीं न कहीं नीतीश कुमार के लिए फंसने वाली है, इस सेंस में कि चूंकि देखिए वहां के सांसद कौन है, देवेश चंद्र ठाकुर। देवेश चंद्र ठाकुर जो है अपने ही रौ वाले और रंग वाले नेता है, बिल्कुल, है ना, सांसद है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, वहां बन रहा, प्रस्तावित है,
बनेगा ही। तो देवेश चंद्र ठाकुर अब उसका नामकरण कुछ और करना चाहेंगे, सीता माता के नाम पर चाहे या किसी और के नाम पर उस कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसमें पहले ही जो है इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने और ऐसा नाम डाल दिया कि जो टांग फंसा दिया और बिल्कुल ऐसा नाम डाल दिया नीतीश कुमार के लिए हो जाएगा धर्म संकट की स्थिति हो गई। बिल्कुल अगर शहीद रामफल मंडल के नाम पर उसका नामकरण नहीं होता है प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का, उपेंद्र कुशवाहा कहेंगे कि देखिए हम एक शहीद के लिए आवाज उठा रहे थे, पिछड़े वर्ग के शहीद हैं उसके लिए आवाज उठा रहे थे, मांग हमने रखी मुख्यमंत्री के पास, उन्होंने इसको ठुकरा दिया। तो कहीं न कहीं इधर जो है देवेश चंद्र ठाकुर अलग दबाव डालेंगे। हाँ, वो बड़ा थोड़ा मुखर आदमी है। सीतामढ़ी को तो पर उनका जो है एक तरह से उस इलाके को वह अपना गढ़ बनाना चाहते हैं संसदीय क्षेत्र के तौर पर। तो सर कहीं उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से बदला तो नहीं ले लिया? माधव आनंद जिस हिसाब से सदन में एक बार भी उपेंद्र कुशवाहा का नाम नहीं लिया और नीतीश कुमार और मोदी की भर भर के इसी तारीफ को सियासत कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा वहां किसी ने भी जो है इस पर सवाल नहीं उठाया और सब ताली बजाते रहे। देख रहे थे ना कि कितने लोग खुश थे, सब मुस्कुरा रहे थे, चाहे वह क्या कहता है पुरुष मंत्री हो या महिला मंत्री हो। बिल्कुल सब के सब जो है वहाँ श्रेयसी सिंह थी, रमा निषाद थी, सब के सब जो है एकदम प्रसन्न मुद्रा में थी कि भाई एक बार भी जो है उपेंद्र कुशवाहा का नाम माधव आनंद ने नहीं लिया और नीतीश कुमार की और क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी की खुलकर उन्होंने बड़ाई की भर मन। बिल्कुल तो स्वाभाविक था कि जो इस एनडीए के या जदयू या भाजपा के मंत्री थे सब प्रफुल्लित थे। विजय कुमार चौधरी भी मुस्कुरा रहे थे और रमा निषाद भी मुस्कुरा रही थी, है ना, श्रेयसी सिंह भी मुस्कुरा रही थी, सुनील कुमार भी मुस्कुरा रहे थे। मतलब जितने मंत्री थे कल का दृश्य देखने में बन रहा कि माधव आनंद की बात पर लोग कितने खुश थे। तो आज जो है इन्होंने दहले पर दहला दग दिया। मतलब जिस चीज के लिए उपेंद्र कुशवाहा जाने जाते हैं एकदम शालीनता से ऐसी बात रख दो कि जो संशय में पड़ गए मुख्यमंत्री। अब नीतीश कुमार जी फंस गए उनके फेरे में। बिल्कुल अब उनके लिए तो कहिए तो शाम से सुंदर वाली स्थिति हो गई है, न निगलते बनेगा न उगलते बनेगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ललन सिंह की। ललन सिंह काफी गुस्से में है, वो भी राहुल गांधी पे। और राहुल गांधी को लेकर अगर बात की जाए तो एक मुद्दा था जो सदन में उन्होंने सुरक्षा का मुद्दा और सीमा सुरक्षा का मुद्दा उठाया, चीन का मुद्दा उठाया और उसके बाद सदन में उनको बोलने नहीं दिया गया, ऐसा उनका आरोप है और उसके बाहर भारी हंगामा हुआ। इवन ये पहली बार हुआ था कि महिला सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री तक की कुर्सी को घेर के रखा गया और जिसके कारण प्रधानमंत्री भाषण भी नहीं दे पाए। उसके बाद अब सत्ता पक्ष भी राहुल गांधी पर काफी जोरों से हमलावर है। कल दिलीप जायसवाल ने भी उनको लेकर खूब हमला बोला उन पर, यहाँ तक कह दिया कि जो उनके पास जो कुत्ता का जो पप्पी कहते हैं उसके साथ वो जाके खेले। और फिर उसके बाद ललन सिंह एक बार फिर से उन पर जोरदार हमला कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए ललन सिंह जो है केंद्रीय मत्स्य पशुपालन मंत्री है ना? वह कुरुक्षेत्र में थे कल, वहां जो है एक पशु मेला का उद्घाटन कर रहे थे, है ना। तो इस दौरान जो है राहुल गांधी का प्रकरण आ गया। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई ज्ञान नहीं है राहुल गांधी के पास, है ना, वह जो है संसद नहीं चलने दे रहे हैं। संसद सही में नहीं चलने दे रहे हैं। बजट सत्र के दौरान उन्होंने जो हंगामा किया उनके द्वारा जो कहा गया, अब बताइए कहा गया कि जो है पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे उनकी पुस्तक में यह उल्लेख किया गया है कि चीनी सेना जो है 4 टैंक लेकर भारत की सीमा में घुस गए थे डोकलाम का। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर वो पुस्तक जो है सो अनपब्लिश्ड है और प्रकाशित पुस्तक और प्रकाशित है। तो स्वाभाविक है कि लोग जो है इसको हल्ला करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने भी इस पर टोका कि भाई जो चीज प्रकाशित नहीं है तो आप उसका उल्लेख कैसे कर रहे हैं? जब प्रकाशन में आएगा सदन के पास रहेगा उसकी प्रति दिखाइएगा तभी ना। और उसका जवाब सर एक बार निशिकांत दुबे ने फिर गए थे, पूरा बैग भर के पूरा लेके गए थे और जो पूरा कांग्रेस
खानदान की जो भी चीजें थी वो निकाल के उन्होंने रख दी सदन के पटल पे। नहीं बाद में चलने दी हालांकि तो सदन ललन को सिंह, स्थगित कर दिया गया था। वही है कि ललन सिंह ने आज इसी पर राहुल गांधी की शिकायत कर दी, यहाँ तक कह दिया, अति खिंचाई कर दी, यहाँ तक कह दिया कि उनको जो है कोई ज्ञान नहीं, विपक्ष के नेता भले वो बन गए हैं लेकिन कोई ज्ञान उनको नहीं, और उनके हंगामा के कारण ही संसद की कार्यवाही बिल्कुल बाधित होते रहती हाँ, है। ओम बिरला ने तो सर सदन में कहा था का जो सत्र चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि जो अब तक जो सदन शुरू हुआ है उसमें कम से तकरीबन 20 घंटे कांग्रेस बर्बाद कर चुकी है सदन नहीं चलने देकर। और ललन सिंह ने एक चीज और कही है कि राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं पसंद, लेकिन तमाम विपक्ष भी उनके पीछे रहते हैं और उनको भी जो है नरेंद्र मोदी का चेहरा पसंद नहीं आता, जबकि पूरे देश की जनता उनको पसंद करती है, इसीलिए न तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बना दिया। बिल्कुल तो बड़ा सवाल जो है उन्होंने आज राहुल गांधी पर दाग दिया कि उनको कोई ज्ञान नहीं है ना। तो ये एक बड़ी बात है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी सही में जो है ना प्रतिपक्ष के नेता है, खुद को जो है या उनका गठबंधन उनको भविष्य का प्रधानमंत्री बताता है देश का। देश का प्रधानमंत्री अगर गंभीर नहीं होगा, गंभीर मुद्दों पर विचार करने वाला नहीं होगा, तो वह कैसे देश को संभालेगा। बिल्कुल उलझुल जो है बातें सदन में जाकर करेगा और प्रधानमंत्री की ही घेराबंदी करवाएगा अपने विधायकों से और सांसदों से। अब उसमें भी पुरुष सांसद नहीं, महिला सांसदों को भेज देते हैं। बताइए, महिला सांसद अगर आ जाएंगे प्रधानमंत्री की घेराबंदी करेंगे तो कोई भी सब प्रधानमंत्री तो बैठक से किनारे करना ही किनारे मुनासिब तो समझेगा। उसके बाद भाजपा की भी जो महिला सांसद थी उन्होंने भी मतलब एग्रेशन दिखाया और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी कोई घटना होगी तो हम लोग किसी हद को गुजर जाएंगे। यही चीज तो कह रहे हैं, मतलब संसद में वह चाहते हैं लोकसभा में कि हंगामा हो, हंगामा क्रिएट करना चाहते हैं जानबूझकर, विपक्ष का काम नहीं, ताकि पूरे देश की छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो। और राहुल गांधी कहता है ये पहले से भी काम है, यहाँ से जब भी बाहर जाते हैं तो देश की ही बुराई करते हैं, सरकार की बुराई करते करते वो कब देश की बुराई पे चले जाते हैं। सरकार की बुराई करते हैं तो चलिए भाई विपक्ष के नेता है, चाहे विपक्ष के नेता हैं, इस वजह से वो करते हैं सर, उसके साथ साथ देश की भी तो बुराई करने लगते हैं, देश की छवि खराब होती है। इसका कभी उनको ख्याल नहीं आया। तो आज इन्होंने सही कहा ललन सिंह ने कि उनको कोई ज्ञान नहीं, विपक्ष के नेता बनने लायक भी नहीं। तो सर ललन सिंह तो कह रहे हैं कि एक तरफ कोई ज्ञान नहीं है, उससे पहले जेपी नड्डा उन्होंने कहा था कि अबोध बालक है, लेकिन प्रधानमंत्री जब राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि बहुत शातिर राजनेता है। तो अब क्या समझा जाए, शातिर है, अबोध है, कोई ज्ञान नहीं है। प्रधानमंत्री पहले उनको पप्पू कहते थे, याद है, राजकुमार कहते थे, लेकिन कल उन्होंने कह दिया शातिर राजनेता। तो आप इसका समझ जाइए अंदाज। कल नहीं परसों, हाँ परसों उन्होंने कह दिया कि वह शातिर नेता है। आप समझ जाइए कि अब उनकी छवि क्या बन रही। पहले पप्पू कहा जाता था, क्योंकि पप्पू जो का इसलिए ऐसे लोगों को कहा जाता है जो नासमझ होते हैं, जिनकी समझदारी कम होती है। नहीं, ये सब ट्रेंड सेट कर दिया गया कि आप जो है जेपी नड्डा ने क्या कहा, अबोध बालक है, ठीक। तो वही चीज इन्होंने ललन सिंह ने भी उसको कहा ना, आगे बढ़ा दिया कि कोई ज्ञान नहीं, बच्चे को ज्ञान नहीं होता, अबोध होता। अबोध का माने जिसको बोध नहीं है ना, तो ज्ञान नहीं। ललन सिंह ने भी वही कहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी उपमा दी है कि वह शातिर राजनेता, सही मायने में वह शातिर राजनेता। मतलब आप देखिए कि किस तरह से देश की छवि बर्बाद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री देश का चेहरा होता है, देश की जनता उसको पसंद करती है, तभी ना वह बहुमत से जीतता है, प्रधानमंत्री बनता है। उस परिस्थिति में आप ठीक है, सत्ता पक्ष की जो खामियां है उसको आप उजागर कीजिए अपने ही देश में। विपक्ष का वो काम होता है। हाँ, विदेश में जाकर भी
भारत की छवि को धूमिल करने का मतलब है कि कहीं न कहीं आपने राष्ट्र के प्रति कोई नहीं, क्योंकि सर कहा भी जाता है, क्योंकि अगर आप इस देश में हैं तो सत्ता पक्ष हैं, विपक्ष हैं, वही लेकिन तो जब कह भी रहे आप हैं, देश से बाहर जाते हैं तो आप एक आप भारतीय एक हैं। भारतीय हो जाते हैं। इसलिए बोले कि तो इसका मतलब है कि उनमें जो है देश के प्रति कोई प्रेम नहीं, वो सिर्फ किसी न किसी तरीके से जो है केंद्र की सत्ता हथियाना चाह रहे हैं कि इस तरीका से ऐसा करें कि लोग हमको जो केंद्र की सत्ता सौंप दे। और ऐसी हरकत करने वालों को केंद्र की सत्ता नहीं हासिल होती। इस बार भरे हुआ 90 पर चले गए 99 पर, फिर 52 से 99 पर, तो उनको लग रहा है कि हम बहुत बड़ा तिस्मार खां हो गए, है ना। लेकिन देखिएगा कि इसके बाद जो चुनाव होगा 29 में, तो उसमें कांग्रेस जो है 52 सीट पर भी आ जाए लौटकर, तो उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। देखिए तो सर, जो गतिविधि चल रही है और विपक्ष के द्वारा जो अभी मतलब कार्यकलाप दिखाया जा रहा है, उस आधार पे सर ने बताया कि ये जो नीति है ये अच्छी नहीं है और ये देश हित में नहीं है और ये जनता को भी पसंद नहीं आएगी। फिलहाल राहुल गांधी पर सत्ता पक्ष काफी हमलावर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा और उसके बाद कल दिलीप जायसवाल और ललन सिंह ने भी उन पर करारा हमला बोला है। अब आगे बढ़ते हैं सर, बात कर लेते हैं जनगणना की। 2011 के बाद देश में जनगणना नहीं हो पाई, 2021 में होनी थी, कोविड के कारण नहीं हो पाई। फाइनली अब डेट आ गया है और बिहार का भी जो है डेट आ गया है। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए। देखिए, जनगणना कराने का डेट तो पहले से केंद्र सरकार ने निर्णय कर रखा। अब जो है 2 चरणों में होगी। बिहार के बारे में जो है भू राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसकी घोषणा की और कहा कि जो भू राजस्व विभाग का जनगणना कोषांग है वह इसकी देखभाल करेगा, उसकी निगरानी में बिहार में जनगणना कराई जाएगी। वह 2 चरणों में होगी। पहला चरण होगा 17 अप्रैल से 1 मई तक और दूसरा चरण होगा 2 मई से 31 मई तक। कुल 45 दिन में जनगणना कार्य पूरा किया जाएगा। पहले चरणों में जो है मकानों की गिनती होगी, घर वह जो है आपको ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं। लेकिन दूसरे चरण में जो है ना, घर घर जाकर लोगों की मतलब जनसंख्या गिनती की जाएगी। उसके बाद उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जो है ना स्थिति का भी आकलन किया जाएगा। इसकी भी आपके घर में कितना जो है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, आपकी आमदनी क्या है ना, कितने लोग जो है तो रोजगार करते हैं, कितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कितने लोग जो है निजी संस्थानों में काम करते हैं, क्या उनकी आमदनी उससे होती है, तमाम बातों को पूछा जाता है ना। तो ये सब जानकारी हासिल करने के बाद 2027 में इसका प्रकाशन होगा। इसलिए इसका नाम दिया गया है जनगणना 2027। देखिए तमाम चीज, हाँ, अब हालांकि देखिए बिहार में पहले भी हो गई है जातीय सर्वेक्षण, जाति सर्वेक्षण। उसमें जो है जाति के आधार पर गणना की गई, प्रकाशन भी हुआ बिहार में। आर्थिक जो समीक्षा नहीं हो सकी, आर्थिक आकलन नहीं हुआ, जो अभी भी लंबित, सिर्फ जातीय हुआ और किसको कितना रोजगार मिला हुआ है इसकी एक रिपोर्ट आई। लेकिन बिहार की जो जातीय सर्वेक्षण, बिहार का जो जातीय सर्वेक्षण हुआ, उस पर जो है ना विश्वास नहीं है लोगों को। और जातीय गणना कराने की बात कराई, जातीय गणना जो 2011 में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस नीति सरकार थी और कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। कराया तो गया 2011 में, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया। कहीं न कहीं उसमें त्रुटि थी या सरकार की लाचारगी थी कि अगर हम इसको प्रकाशित कर देते हैं तो देश में जातीय विद्वेष फैल सकता है और जिसका घाटा हमको भुगतना पड़ेगा। तो उसके बाद से जो है 21 में जनगणना होना था, लेकिन कोविड की वजह से देखिए इसकी जनगणना जो है रोक दी गई। तो अब उसी जनगणना को जो है जनगणना लंबित थी, उसी को ही इस बार पूरा किया जाएगा। तो देखिए जो तमाम खबरें थी उस पर सर ने पूरा विस्तार से आपको बताया। फिलहाल कैसा लगा यह कार्यक्रम आपको, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।